आपके हिसाब से वो राजनेता के तौर पे कैसे हैं कन्हैया कुमार? इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमारा विषय नहीं है। सीपीआई-एमएल आखिरी बार 1989 में रामेश्वर प्रसाद चुनाव जीते। जी 33 साल से कोई नहीं आया। गायब जरूर रहे हम लोग, लेकिन मरे नहीं हम। लोकसभा चुनाव में 3 सीट पर आप लड़े, 2 पे आई, और कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 पर जीती। तो कांग्रेस से स्थिति अपनी बेहतर मान रहे हैं? तो समझते हैं कि स्ट्राइक रेट हम लोग का बेहतर है। आप पर आरोप लगा था कि आप एक उच्च जाति के जमींदार की हत्या किए हैं। तो रात में छापा पड़ा, हमको हमारे चाचा को पकड़ करके दरोगा साहब जेल में डाल दिया। 2 बार आप विधायक रहे हैं, कोई भी पंचायत का भी चुनाव लड़ता है, इतने पैसे तो इकट्ठा हो जाते हैं कि अगला चुनाव लड़े। जो हम लोग को मिलता है हम लोग पार्टी को दे देते हैं, पार्टी हम लोग को भत्ता दे। दिखाना है कि भाई जो लोग आए रैली में उनको अपने दो ठो सिंघाड़ा दे करके नाश्ता पानी कराया। 80-90 के दशक में आप सामंती उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, उन विरोध में भाग लिए। 35 वर्षों में कभी लोगों ने वोट का बैलेट पेपर का मुंह नहीं देखा था, और वहाँ लड़ाई हुई बिहटा में, दनवार बिहटा में, कि नहीं हमारा वोट है, आप काहे डालिएगा। माने लोगों ने कहा कि नहीं हम वोट देंगे। 2 जनसंहार किया गया वहाँ पर। तेजस्वी यादव, हाँ, तेजस्वी यादव युवा नेता हैं। बिहार की राजनीति में नया नाम प्रशांत किशोर। लड़े लड़े क्या कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं टीवी 9। इनका जीवन संघर्षों और साधारण जनता की आवाज को बुलंद करने का एक प्रियक उदाहरण है। बिहार के आरा क्षेत्र से सीपीआई-एमएल के सांसद के रूप में उनका सफर केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सालों की कठिनाइयों, जन आंदोलनों और उन लोगों के लिए न्याय की लड़ाई का प्रतीक है जिन्हें अक्सर समाज ने हाशिए पर रखा। सुदामा प्रसाद की राजनीतिक यात्रा जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही आलोचनात्मक दृष्टि से जांचने योग्य भी है। उनकी सामंती उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये लोकप्रियता और जनता से जुड़ाव उन्हें एक सक्षम सांसद बनाने के लिए पर्याप्त है? इस तरह के कई सवाल हैं। आइए इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं आरा लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई-एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। सुदामा प्रसाद जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि 2 बार से सांसद रहे आर.के. सिंह मंत्री रहे, उनको आपने कैसे हराया? देखिए, जनता का गुस्सा था उनके खिलाफ में, और हमारे ज़िले की जो अर्थव्यवस्था है वह मूलतः खेती पर आधारित है, और खेती पर ही कहा जाए कि वहाँ का जीवन मरण है। छात्र छात्राओं की पढ़ाई, दुकानदारों की दुकानदारी, या फिर कहिए कि मने शादी ब्याह सब कुछ खेती पर, पर्व त्यौहार, और खेती की रीढ़ जो है हमारे यहाँ सोन नहरें हैं। तो इस सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं किया, और माने कहा जाए कि जो एक आम जनप्रतिनिधि का गुण होता है, कोई भी आपको वोट दे के जिता के भेज रहा है, तो हर कोई ये नहीं चाहता कि आप उनके लिए सोना मोती का महल बनवा दीजिए, लेकिन ये ज़रूर लोग चाहता है कि हम जिसको वोट दिए हैं हमारे सुख दुख में वो शामिल हों, या फिर हम जब उनसे कोई समस्या रखें तो उसको सुनें। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रमुख कारण था उनका। और बीजेपी जो कर रही है पूरे देश में, मोदी जी की सरकार, ये भी एक मामला था। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, जिसे भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करने के लिए 400 का माने नारा दे रही थी। तो ये था, महंगाई था, बेरोज़गारी था, ये सारे सवाल थे। लेकिन लोकल लेवल पर ये कुछ कारण थे जिसमें हम लोगों को भरपूर समर्थन मिला, क्योंकि हम लोग वहीं के रहने वाले हैं, और पिछले 46 वर्षों से हम लोग जनता के सुख दुख में शामिल हैं। उनकी रोजी रोटी की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई हम लोग वहाँ लड़ते रहे, ठीक ना। वहाँ के जनता ने 2 बार बिहार विधानसभा में भेजा, चंदा बहरी करके 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके जिता के भेजा कि जाइए हमारी आवाज़ बनिए। फिर वही लोग फिर चंदा बहरी करके लोकसभा में भेजा। हमारे कुछ सांसद मित्रों ने पूछा कि भाई आपका स्पीच कौन तैयार करता है, जो पावसकालीन सत्र में हम लोगों ने रखा, जैसे बटाईदार किसानों का सवाल,
आपको सहारा इंडिया में जो पैसा फंसा है उसका सवाल, व्यापार का सवाल, आपको सिंचाई का सवाल, भूमि सुधार का सवाल, 3 फौजदारी कानून जो लाए गए हैं वो सारा चीज़, गंगा का कटाव। तो हमने कहा कि भाई कोई हमारा स्पीच तैयार नहीं करता है, बल्कि हम लोग जिनकी मांगों को उठाते हैं, जिन लोगों की समस्याओं को रखते हैं, जिनके सुख दुख का बयान करते हैं, दरअसल वही लोग पाल पोस के बड़ा किया है। उन्हीं लोगों का अनाज खाकर, उन्हीं लोगों का सिलाया हुआ कपड़ा पहनकर हम लोग माने बड़े हुए हैं। हम लोग तो बचपन में ही घर बार छोड़ दिए थे, तो वही लोग माने हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया है। उनका नमक जो है हमारे खून में मिला हुआ है। तो जो भी हम जब भी मुँह खोलते हैं उसी ढंग की उनके पक्ष की बातें निकलती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके हम लोग आएंगे तभी बोलेंगे, वो तो बसा हुआ है। सुदामा जी, आपने जो चंदा का सवाल जो भी ये किया, उस सवाल पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जीत ऐतिहासिक जीत थी, है ना? और उस वक्त क्या आप मानते हैं कि CPIML के वैचारिक जो वहाँ पे वैचारिक आधार पर जो CPIML का है, या फिर भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश था जिसकी वजह से आप जीते? वो ऐतिहासिक जीत क्यों हुई, आपको क्या लगता है? दोनों चीज़ें हैं जी। और वैचारिक हमारा आधार, राजनीतिक वैचारिक आधार जो है वो पुख्ता है भूमिहीन गरीब किसानों के बीच में, खेत मजदूरों के बीच में, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, जो रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले लोग हैं, पालदार हैं, जो दाई का काम करती हैं, झाड़ू पोछा लगाने का घरों में, चाहे जो स्कीम वर्कर्स हैं। क्योंकि उनकी लड़ाई, हम उनकी मांगों के लिए, उनके जीवन को गरिमामय बनाने के लिए हम लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं, इसलिए इसका एक राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक आधार है, ठीक ना। लेकिन इस आधार के साथ साथ जो बीजेपी के खिलाफ में ओवरऑल आक्रोश था कि वो जो मोदी जी के माने 2014 के वायदे थे कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार मिलेगा नौजवानों को, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे, 80 लाख करोड़ काला धन आएगा विदेशों से। किया तो कुछ नहीं। लोगों की समस्याओं के समाधान के बजाय, बेरोज़गारी दूर करने के बजाय, ये हर हमेशा 12 महीना 24 घंटा गाय गेरू, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान में पूरे देश को लगाए रहे, और दूसरी तरफ पूरे देश की संपत्ति को जो है, सार्वजनिक क्षेत्रों को जो है अडानी अंबानी के हवाले करते रहे। तो इसका भारी गुस्सा था। और कुल मिलाकर के जब इन लोगों ने ये कहा कि हमको 400 पार चाहिए, इसलिए कि हमें देश के संविधान को बदलना है और मनुस्मृति से देश को चलाना है, तो लोगों ने कहा कि नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जिस संविधान से हमें शिक्षा का अधिकार मिला, हमें आरक्षण का अधिकार मिला, उस अधिकार को कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये सरकार जब तक रहेगी तब तक ऐसा करती रहेगी। इसलिए उसको नीचे गिराया। अभी 400 पार तो दूर की बात है, ये 63 सीटें इनकी कम हो गई। लेकिन कहावत है कि रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं जा रही। तो वही ऐंठन वाली बात है कि ये बीच में इसी ढंग का, हम माने कहें कि देश में भगदड़ की स्थिति बना के रखना चाहते हैं कि देश जो है भागता रहे। जो भगदड़ नोटबंदी में शुरू हुई थी, वो भगदड़ हम लोगों ने देखा कोरोना काल में 3 बार के लॉकडाउन में लोग कैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से माने भूख से, मौत से लड़ते हुए अपने घरों को जा रहे थे। हमने देखा फिर इसके बाद CAA, NRC के समय कि लोग माने कैसे इस देश के हम नागरिक हैं, इसको साबित करने के लिए बेचैन थे। भारी विरोध भी हुआ है। और अभी हमारे यहाँ एक सर्वे चल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ज़मीन का सर्वे करवा रहे हैं, तो उसमें भी भगदड़ है कि जो भी यहाँ काम करने वाले लोग हैं भाग कर जा रहे हैं अपने घरों पर, कि अगर अपनी ज़मीन पर नहीं जाएंगे, अगर घर पर नहीं जाएंगे तो सरकार उसको ले लेगी। ये तमाशा चल रहा है भाई। लोग, आदमी कागज़ जुटावे, आपको रोज़ कागज़ दिखावे कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम यहाँ के बासिंदे हैं, ये हमारा घर है, ये हमारी ज़मीन है। तो दरअसल इनकी यही नीति है कि भगदड़ की स्थिति रहेगी। भगदड़ में ज़्यादा जेब कटती है, आदमी की जेब जो है कटती है भगदड़ में, भीड़ भाड़ में। वो इस ढंग की स्थिति बना के रखना चाहते हैं कि लोग भगदड़ में बेचैन रहे, कागज़ें जुटाने में बेचैन रहे। आप पूरा रेलवे दे दीजिए अडानी को, बंदरगाह दे दीजिए, एयरपोर्ट दे दीजिए, खेती जो है छीन के किसानों के हाथ से दे दीजिए माने कॉरपोरेट घरानों को। यहाँ का जल, जंगल, ज़मीन, खदान सब कुछ अडानी के हवाले कर दीजिए, अंबानी के हवाले। हम लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी
अगर ताकत है तो लाइए एक विधेयक लोकसभा के अंदर कि जिसके घर में भी, भारत का जो भी नागरिक है, जिसके घर में जितना जो भी है माने गहना गुड़िया है, ओड़िया डलिया है, गाय बकरी है, भेड़ बकर माने है, आपको अनाज है, सबको लाद के पहुंचा दीजिए अडानी अंबानी के यहाँ। माने ये ऐसा ही देश चल रहा है। इसी तरह से आप रोज़गार की बात नहीं करते हैं, आप जो भी आपकी नीतियों का विरोध कर रहा है उसको देशद्रोही बनाकर जेल में ठानने का हमेशा आपका नशा रहता है। तो ये नशा तो उतर रहा है, इनका नशा उतर रहा है। ये राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद पूरी तरह से इनका नशा फाट जाएगा। नशा जो है ना, नशा में आदमी धूत रहता है कुछ समय, तो ये नशा फटना शुरू हो गया, इनका नशा उतर रहा है। माने ऐसे देश चलेगा भाई? देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देश के समाज में जो भाईचारा था, जो आपसी माने पर्व त्यौहार शादी ब्याह में जो मिलना जुलना होता था, सब जगह घृणा का माने आप चला रहे हैं कि पूरा माने हमेशा घृणा में देश जलता रहे, हमेशा कागज़ उठाता रहे आदमी, और सब कुछ अडानी अंबानी के जिम्मे लगाते रहिए आप। तो ये तो इस तरह से तो नहीं चलेगा, देश नहीं चलने दिया जाएगा। हम लोग को तो इधर मालूम हुआ कि ये दरअसल वक्फ बोर्ड की विधेयक जो आया अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पेश दिया गया है। हम लोगों ने भी चिट्ठी दिया है, विरोध किया कि जो अंबानी का घर बना है मुंबई में 5 एकड़ में, क्या नाम है उस घर का, भुला जाते, एंटेलिया, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जिसको वक्फ बोर्ड ने अतीम खाने के लिए दिया था। अब कैसे ये ज़मीन इनको मिल गई, अब ये जांच का विषय है। लेकिन हम लोग लोकसभा के शीतकालीन सत्र में उठाएंगे कि आप तो अडानी अंबानी के लिए ये तमाम विधेयक लाइएगा, तमाम कानून लाइएगा। कृषि कानून भी इसीलिए लाए गए थे। पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि कानून जो है बाद में आया। अब पहले अडानी अंबानी के गैसोल बन गए, हर राज्य में बन गए अनाज का गोदाम, कानून बाद में आया। हाँ, ऐसे देश चलता है। लग रहा है कि उनके अलावा कुछ आपको दिखाई नहीं देता। CPI-ML पे ही आते हैं। आइए। CPI-ML आखिरी बार 1989 में रामेश्वर प्रसाद चुनाव जीते थे। 35 साल से कोई नहीं आया। कैसे देखते हैं आप इस उपलब्धि को? ये ऐतिहासिक जीत है, मेहनत कशों की जीत है। जो मेहनत तो 35 साल कहाँ गायब थे? हाँ, गायब रहे। मान लीजिए कई फैक्टर होते हैं, कई तरह का माने समीकरण बनता है चुनाव में, कई बातें होती हैं, ठीक ना। तो ये गायब जरूर रहे हम लोग, लेकिन मरे नहीं हम लोग जिंदा रहे। और उसी जिंदा दिली का नतीजा है कि पिछले दिनों जो 2020 के चुनाव में हमारे 12 विधायक जीत कर गए विधानसभा के अंदर, और सरकार को हम लोगों ने बाहर से समर्थन दिया भाजपा के खिलाफ में कि भाई हम जन सवालों पर, लोकहित के सवालों पर विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे, विधानसभा के बाहर भी लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के खिलाफ में आपको हम समर्थन दे रहे हैं। भाजपा नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं चाहिए। आरा, नालंदा, काराकाट, इन तीनों सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, 2 सीट पर जीत हासिल की। तो आपको लग रहा है कि CPI-ML का फिर से उदय हो रहा है? उदय की बात नहीं है। हमने कहा कि चुनाव ही मुख्य चीज़ नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए खेत खलिहानों की जो लड़ाई है, कारखाना खदानों की लड़ाई है, वो मूल है। हमारे विधायक नहीं थे तब भी हम लड़ रहे थे। जब भोजपुर के गाँव में, मध्य बिहार के गाँव में भूमिहीन गरीब किसानों को, खेत मजदूरों को खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, दादा बाबू लोगों के सामने चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, गरीबों की बहू बेटियों पर माने दादा बाबू लोगों की गलत निगाहें पड़ती थी, सरेआम उनके घरों में घुसकर ये लोग रेप करते थे। उस समय से हम लड़ रहे हैं। हम लोग 50-55 साल से लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी जो है वहाँ लड़ रही है। कॉमरेड राम नरेश राम, मास्टर जगदीश, राम ईश्वर यादव, आपको भूटान कमांडर, अग्नि लहरी, सब लोगों ने उस लड़ाई को लीड किया। और उसी लड़ाई का कहा जाए कि प्रतिनिधित्व हम लोग लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर भी करते हैं। और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी खेत खलिहानों में ही। खेत खलिहानों में, सड़कों पर जैसे किसानों ने फरियाया, किसानों की ज़मीन छीनने चले थे 3 कृषि कानूनों के माध्यम से। 1 साल 13 दिनों तक दिल्ली के शाहजहाँपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया। अपने 750 साथियों के शहादत के बाद मोदी सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। वापस तो नहीं लिए हैं, लेकिन सस्पेंड किए हैं। सस्पेंड है कानून अभी, लेकिन अडानी अंबानी के गोदाम ख़त्म नहीं हुए। जी, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव, 19 में जैसे आपने मेंशन किया
19 में से 12 सीट आपकी आई, 70 सीट कांग्रेस लड़ी, 19 सीट आई। लोकसभा चुनाव में 3 सीट पर आप लड़े, 2 पे आई, और कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 पर जीती। तो कांग्रेस से स्थिति अपनी बेहतर मान रहे हैं सीपीआईएमएल? हम तो समझते हैं कि स्ट्राइक रेट हम लोगों का बेहतर है। हाँ, और इस बार के विधानसभा चुनाव में हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन में हमें 50 सीटें मिलें। हम लोग 50 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन के अंदर इतनी सीटें मिलती हैं हमको, तो फिर माने इंडिया गठबंधन महागठबंधन सरकार की गारंटी रहेगी, बनेगी ही बनेगी। पिछली दफ़ा भी अगर कुछ और सीटें हम लोगों को मिली रहती तो हम लोग सरकार बना लेते, ठीक ना, सरकार बन जाती। लेकिन अब वही कि माने मान लीजिए कि जो स्ट्राइक रेट है, क्योंकि हम लोगों का जहाँ जनाधार है वहीं पहले चरण का विधानसभा चुनाव हुआ मध्य बिहार में, और वहीं से एक हवा बनी पूरे बिहार में। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम, जो भी दल है, मुकेश सहनी जी हैं, वो सारे लोग इस हकीकत से वाकिफ़ होंगे, इसको सम्मान देंगे, और भाकपा माले को, सीपीआईएमएल को इंडिया गठबंधन में 50 सीटें दी जाएगी बिहार में। तो आप मांग यहीं से कर दी हैं 50 सीटों का? ना, हम लोग तो उठा रहे हैं, ये मांग उठा रहे हैं जी, कि हम लोग माने गारंटी करेंगे और भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा पूरे बिहार से आने वाले विधानसभा चुनाव में। इसलिए कि ये सरकार जो है, हमने देखा अभी बाढ़ की त्रासदी देखा, 38 में से 19 जिले जो है बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हमारे यहाँ भी बाढ़ आई थी, शाहपुर प्रखंड और बड़हरा प्रखंड के तमाम पंचायतों का कहा जाए कि हाल बेहाल था। 3 गांव में गांव का 50 घर 60 घर समा गए गंगा की गोद में। हम यहाँ 1 जुलाई को भी उठाए थे विधानसभा के अंदर कटाव का सवाल। फिर वहाँ हम 15 अगस्त को गए थे। उसी समय हम लोगों ने प्रशासन को आगाह किया था, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दिए। अभी तो एक इनके मंत्री जी ने कहा कि जो बाढ़ निरोधक काम है उसको माने अधिकारियों ने ठीक से नहीं किया। वो खुद अशोक चौधरी जी, माननीय अशोक चौधरी जी ने कहा। तो माने खुद ये लोग स्वीकार कर रहे हैं, और ये हवाई सर्वे कर रहे हैं। कीजिए भाई, हवाई सर्वे जितना करना है, हेलीकॉप्टर घुमाइए, हवाई जहाज़ घुमाइए, लेकिन ज़मीन पर लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक ना। किसानों की पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई। हम तो मांग किए हैं कि भाई जो भूधारी किसान हैं, जिनकी अपनी ज़मीन है, या जो बटाई पर, मनी बटाई पर खेती करने वाले किसान हैं, उनको प्रति एकड़ 50,000 का सरकार फसल क्षति का मुआवजा दे। और जिनके घर जो है गंगा नदी में समा गए, बल्कि गंगा किनारे के उस गांव को कहीं ज़मीन दे करके बसाया जाए, 5 डिसमिल ज़मीन दे करके उनका घर बनाया जाए और अस्थायी व्यवस्था किया जाए। आप ओबीसी समाज से आते हैं और आप पर आरोप लगा था कि आप एक उच्च जाति के जमींदार की हत्या किए हैं। क्या था वो पूरा मामला? हालांकि कोर्ट ने फिर उस पर किया, लेकिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि वो पूरा मामला था क्या? हम लोग बोले कि देखिए, अब शुरू कर दिए हैं, तो हम भी इंजीनियर बनना चाहते थे, जीवन में इंजीनियर बनना चाहते थे कि पढ़ लिख करके। 1974 में मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, मिठाई की दुकान है हमारी। आपके बेटे जो छोटे वाले हैं वो इंजीनियर हैं, तो आप अपने बेटे, मतलब अपना सपना अपने बेटे में डाल दिए? हाँ, तो भी अभी रोजगार नहीं मिला स्थायी काम काम मैंने ढूंढ रहा है। खैर ठीक है। तो पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर ये हार्दिक इच्छा थी कि भाई हमारे बच्चे पढ़ें। और इसीलिए जब हमने 7th पास किया तो हमारा जैन स्कूल जो है आरा में, वहाँ नाम लिखवाया कि लड़का पढ़ने में तेज है, ये माने परिवार का दुख दर्द दूर कर देगा, ठीक ना। तो भेजे तो हम मैट्रिक पास कर लिए थे, आईएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। तो मेला लगता है बड़गांव, तो वहाँ मिठाई के दुकान, माने जहाँ भी मेला ददरी लगता है, समझ रही है ना, गांव में गाँवी मेला जो सतुवान में लगता है, शिवरात्रि में लगता है, दशहरा में लगता है, छठ में लगता है। तो माने एक फुटपाथ पर ही दुकान थी, लेकिन कुछ अतिरिक्त परिवार को आए हो, इसके लिए लोग मेलों में दुकान लेकर के अपना माथा पर लाद करके जाते थे। हम भी गए हैं, कई जगहों पर गए हैं। तो वही बड़गांव में गए थे लोग दुकान लेकर। पिताजी ने कहा कि तुम रहो यहीं, दुकान चलाओ यहाँ। तो सुबह सुबह गांव में जातीय तनाव था। एक दरोगा जी थे, माने अब नहीं रहे, महेंद्र सिंह, वो आए दुकान पर, गश्ती करके लौटे थे
कि चाय बनाओ 8 गो स्पेशल चाय। तो हम कहा बढ़िया से बनाओ, तो हम बना कर दिए, चाय बना करके दिए उनको। तो कितना पैसा, मैंने 4 रुपया हुआ। 50 पैसे स्पेशल चाय था उस समय और 10 पैसे चालू चाय। तो दरोगा जी ने कहा कि क्या तमाशा करता है कि सब जगह 10 पैसे चाय है, कप तुम गिलास तुम देगा 50 पैसे। हमारे भाई तो स्पेशल चाय आप ही बोले थे। तो दिए 4 रुपया, बोले कि एको दिन पकड़ाएगा धराएगा तो कितना स्पेशल चाय का दाम देगा कोई ठीक नहीं है, ठीक ना। तब क्या वो बाद के दौर में हमारे मिठाई के दुकान के सामने एक माने हत्या हो गई एक वृद्ध आदमी के गांव की। तो हत्या हो गई, हम गए थे नाटक करने, एक टूना मिसर थे मनेर में, उनकी बारात गई थी। तो कल्चरल फ्रंट पर थे हम लोग, नाटक करने लगे थे। तो गए थे, ये 1980 की बात है। तो गए थे माने वहाँ नाटक करने नहीं गए थे, उनकी बारात में गए थे, मित्र थे। जब लौट के आए तो मालूम हुआ कि पुलिस जो है पूरा खोज रही है, पिताजी को, चाचा जी को, सबका नाम डाल दिया है। बाज़ार के जितने दुकानदार थे सबका नाम डाल दिए कि सबका नाम पड़ा है मर्डर केस में। और किसी से 3000, किसी से 2000 रुपया लेकर के नाम काट रहे थे। हमारे घर वालों से भी बातचीत कर लिया था 3000 रुपया पर, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया कि ना ये गलत बात है, माने ये गलत बात है, ये पैसा नहीं दिया जाएगा। और हम लोगों ने कहा कि कोर्ट में हाजिर होकर बेल लेगा आदमी, जाइए आप, ठीक ना। तो रात में छापा पड़ा, हमको, हमारे चाचा को पकड़ करके दरोगा साहब जेल में डाल दिए। 81 दिन रहे थे आप? हाँ, 81 दिन रहे। तो कल्चरल फ्रंट के जो साथी हैं हमारे, नवेंदु हैं, श्रीकांत हैं, जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक ना, सिरिल मैथ्यू हैं, अरुण पावा है, मुन्ना कुशवाहा है, 3 बहनें थी जो नाटक में काम करती थी, डेजी, पिंकी, लवली। माने ये लोग जा कर के एसपी से मिले और 81 दिन के बाद माने हमको बाइज्जत बरी किया गया। तो कहानी वहीं से शुरू हुई। इसके बाद जेल से आने के बाद पढ़ाई में मन लगा नहीं हमारा, और कल्चरल फ्रंट पर रहे। फिर IPF मोर्चे पर जिम्मेवारी मिली, फिर पार्टी मोर्चे पर, फिर किसान मोर्चा पर, फिर चुनाव लड़ाया, लोग चुनाव लड़ाया, लड़ते लड़ते हम लोग यहाँ आ गए, ठीक ना। तो है इसी में जो केस की बात बोल रही हैं, जिस समय रणवीर सेना बनी एक सिगरेट के लिए, उस समय परमेश्वर सिंह वहाँ के सुप्रीमो थे। उनका बयान आया कि जितने भी IPF के नेता हैं, माले के नेता हैं, जो भी केस होगा उसमें उनका नाम देना है और नहीं तो उनको मार देना है। वो अखबार का कटिंग अभी हम जो भी केस होता था डालते गए, लेकिन कोई सब केस जो है बाइज्जत हम लोग बरी हो गए, माने लोअर कोर्ट से ही। तो अभी माने कहिए कि रोड जाम का 2-3 ठो केस है, ट्रेन जाम का 2 ठो है, एगो रोड जाम का है, फिर इसके कृषि कानून के खिलाफ में एगो झोपड़ी लगाए थे, पर्चा की ज़मीन मिली थी 27 भूमिहीनों को देउल में। हम जगदीशपुर के सेक्रेटरी थे उस समय। तो वही पर्चा मिल गई, नाबल्द की ज़मीन थी, पर्चा मिल गई, लेकिन उनके जो गोतिया पटीदार है, ट्रैक्टर से जोत रहे थे लोग कब्जा करने के लिए। साथियों ने कहा हम लोग पर्चा निकाल के DM SP को आवेदन दे करके गए, जा कर के झोंपड़ी लगाए। उसका एक ठो केस कि सरकारी काम में बाधा डालें। तो सरकारी काम में बाधा क्या भाई, आपने पर्चा का ज़मीन दिया है और उस पर आप हल दूसरे को ट्रैक्टर चला रहे हैं, रुकिए उसको, आपको रोकना चाहिए। अभी ये ज़मीन का सर्वे हो रहा है, अभी समझिए कि एकदम गांव में एकदम तनाव शुरू हो गया है। हम जितने हमारे ज़िले की तो जितनी मुसहर टोली हैं, माझी टोला हैं, वो सब जो बसे हैं, किसी के पास ज़मीन का कागज़ नहीं है। गांव में दादा बाबू लोग ले गए कि चलो हमारा रोपनी डोभनी करना, हल चलाना, हम हमारे ज़मीन में रहो, ठीक ना। ले गए नाव को, ले गए कि दाढ़ी हजामत बनाना, हमारे ज़मीन में रहो। कुम्हार को ले गए कि बर्तन बनाना, मिट्टी का घड़ा देना। आपको लोहार बढ़ाई को ले गए कि हर का फार बनाना, कुदारी बनाना। और अब कह रहे हैं कि ज़मीन खाली करो। तो जो लोग 100 साल 150 साल से किसी ज़मीन पर बसे हैं, कैसे आप उनको उस ज़मीन से उजाड़ दीजिएगा, कैसे? ये सरकार ने 2010 में नीतीश जी की सरकार ने भूमि सुधार आयोग का गठन किया था, जिस आयोग ने कहा 6 महीना तक उस आयोग ने काम किया। माननीय D बंदोपाध्याय जी के नेतृत्व में जो बंगाल में बरगा ये चलाए थे आंदोलन, ये कहा जाए कि कानून बनवाए थे बटाईदारों के लिए। उन्होंने कहा कि बिहार में 21,85,000 एकड़ ज़मीन है जो सीलिंग से फाजिल है, भूदान की ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन है,
जिसमें 16 लाख एकड़ ज़मीन खेती योग्य है, 5,85,000 एकड़ ज़मीन बासगीत है। अगर आप मुख्यमंत्री जी बिहार का विकास करना चाहते हैं तो आप 16 लाख परिवारों को 1-1 एकड़ खेती योग्य ज़मीन और 10 डिसमिल बासगीत ज़मीन दे सकते हैं। और दूसरी अनुशंसा किया बटाईदारों के लिए कि खेती घाटे में जा रही है तो जिन भूधारी किसानों के पास या भूस्वामियों के पास सरकारी नौकरी है, बड़ा व्यवसाय है, बस ट्रक चल रहा है, वो लोग खेती नहीं करा रहे हैं, खेती बटाई पर लगा रहे हैं। कल के खेत मजदूर आज बटाईदार हैं। उस समय तो 77% का आंकड़ा दिए थे कि 77% लोग बटाई पर खेती करते हैं, लेकिन बटाईदार किसानों को किसानी का पहचान नहीं है कि ये किसान हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, पहचान पत्र दीजिए। तो हम तो इस सवाल को कई बार विधानसभा में भी उठाए, या विधानसभा में कृषि उद्योग विकास समिति के चेयरमैन थे तो हमने ये अनुशंसा भी दिया कृषि विकास समिति की ओर से, ठीक ना। तो जब आपके पास एक सर्वे है ही तो फिर नया सर्वे की क्या ज़रूरत है भाई? हैं आप जो सब लोग अपना काम धाम छोड़ के जा रहे हैं माने ज़मीन बचाने के लिए, उस ज़मीन को बांटिए आप। हम लोग ये डिमांड उठा रहे हैं, ठीक ना जी। मिठाई की दुकान पर ही आपके आते हैं, पवना बाजार में है? हाँ है। तो अभी भी है? हाँ है। अच्छा। वही हमारे माने परिवार की जीविका का मुख्य स्रोत है, मिठाई दुकान। और एक छोटा भाई वो दवा की दुकान चलाता है, वो दुकान हमारे लिए ही खुली थी। हम जब इधर माने हमारी सक्रियता बढ़ने लगी तो कहा कि इसको दुकान में फंसाओ नहीं तो ये भाग जाएगा, ठीक ना। तो इसके बाद हमने कहा उसको कि नौकरी वोकरी मिलने वाला नहीं है, बैठो तुम दुकान पर, ठीक ना। पढ़ रहा था, भी इंटर किया था, तो वही चलाता है, छोटा भाई चलाता है। और एक मांझिल भाई हैं जो मझला भैया, वो मिठाई की दुकान पर रहते हैं। और परिवार के कई लोग इधर उधर नौकरी। 2 बार आप विधायक रहे हैं, कोई भी पंचायत का भी चुनाव लड़ता है, इतने पैसे तो इकट्ठा हो जाते हैं कि अगला चुनाव लड़े। चंदा पे जो बात आई ना, जो हम लोग को मिलता है हम लोग पार्टी को दे देते हैं, पार्टी हम लोग को भत्ता देती है जी। हाँ, विधायकों को भी और ये एमपी को भी। तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। मान लीजिए कि हमारे लेवल के तो कितने कार्यकर्ता हैं, कितने नेता हैं जो एमपी बनने की क्षमता रखते हैं, या हमसे बढ़िया बोलते हैं, या उनकी सांगठनिक क्षमता है, ठीक ना। तो माने वैसे लोगों की देखभाल कौन करेगा? वैसे लोगों की देखभाल होनी चाहिए ना, पूरी पार्टी करेगी, हम लोग करेंगे। अब ठीक है कि बनने के बाद लोगों की आकांक्षा बढ़ जाती है, आम आदमी में भी, कि किसी के घर में शादी है, ब्याह है, गरीब आदमी है, उनकी यह आकांक्षा जरूर रहती है कि भाई कुछ उनको सहयोग किया जाए, या किसी के माने बीमारी में कुछ मदद किया जाए, या फिर पर्व त्यौहार आ गया है, चंदा काटने वाले पहुंचते हैं। लेकिन हम लोग उस तरह का न चंदा देते हैं और न मदद करते हैं, लेकिन ज़रूर ये देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर किन की क्या स्थिति है। हम लोग भी मदद करते हैं, कुछ जुटा करके देते हैं, गांव के भी संगठन के भी साथी चंदा बेरी करके उनको मदद करते हैं। मैं जब रिसर्च कर रही थी तो किसान, दुकानदार, जो ऑटो चालक हैं, उन लोगों से जो इकट्ठा चंदा हुआ था वो 45 लाख के करीब बता रहा था। तो क्या ये सही है? हाँ 45 लाख के करीब चंदा खर्चा इकट्ठा। हम लोग मैंने देखिए, खर्चा तो सब जनता ही करती है। अब झंडा बनवाना है, गांव में संगठन है, साथी कपड़ा लेंगे। चंदा जो इकट्ठा हुआ वो 45 लाख था या नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ। ऐसा बात नहीं है कि एक जगह इकट्ठा होकर रख दिया गया, बल्कि हिसाब किताब जो दिए हम लोग 39 लाख माने 5,099 रुपया कुछ ऐसे ही है, 40 लाख से नीचे ही है। तो दिखाना पड़ता है। अप्रैली में भले लोग खाना खा के आए हैं घर से, अपने घर से खाना खा के आए, या अपना चंदा करके ट्रैक्टर किए और उसी पर चढ़ कर आए हैं, लेकिन चुनाव खर्चे में उसको दिखाना है कि भाई जो लोग आए रैली में उनको आपने दो ठो सिंघाड़ा दे करके नाश्ता पानी कराया, या जो कुर्सी लगी है भले टेंट वाले फ्री में दे दिए हैं, लेकिन उसका दिखाना है कि हाँ भाई एक कुर्सी का 5 रुपया भाड़ा दिया गया, या ट्रैक्टर 50 गो ट्रैक्टर आया है तो 50 ट्रैक्टर का इतना भाड़ा होगा। वो सब मिला करके इस तरह से होता है। सामाजिक आंदोलन के टाइम आप कई बार जेल भी गए, है ना। 1990 में जब आप जेल में रहते हुए आरा में विधानसभा चुनाव लड़े, उस वक्त विशिष्ट नारायण जी थे, आप 4000 वोट से उस वक्त हार गए थे। उसके बाद 2 बार नहीं, तो वो थे उस समय डॉक्टर ईसा थे, कांग्रेस के लेबर मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्र जी की सरकार में। तो चुनाव के, चूँकि 89 का चुनाव हम लोग जीते थे,
कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद जीत कर आए थे लोकसभा में, तो ये लोग आपस में मैंने सहमति बनाया कि फिर जो है यहाँ आईपीएफ जीत जाएगा कि आप बैठ जाइए। तो डॉक्टर ईसा चुनाव के 3 दिन पहले बैठ गए। सिटिंग एमएलए लेबर मिनिस्टर वो बैठ गए वशिष्ठ नारायण जी के पक्ष में, और तब ये 4000 से जीते। अगर वो खड़ा रहते तो शायद ये नहीं जीत पाते। लेकिन 2015 और 2020 में तो आपको सफलता मिली। और आप ये चंदा वाला मुझे एक बार समझना है कि ये चंदा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके पास? हम लोग जब से पार्टी बनी है चंदा से ही विधायक जब आप 2 बार थे, चुनाव लड़ने के लिए तो पैसे थे ना, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। देखिए दूसरे लोग जितना खर्चा करते हैं, पहला चुनाव हमने 5,41,000 में लड़ा और दूसरा चुनाव 7,11,000 में, और अभी मुखिया जी के चुनाव में 50 लाख लोग रुपया खर्चा करते हैं एक पंचायत के चुनाव में, ठीक ना। हमने अपना ये क्या होता है, कोड कहलाता है, जारी किया था खाता, उसमें विधायक निधि नाम से आपने विधायक रहते हुए जब एक बार उसमें खर्च और हाँ, जो तो इलाके में मैंने 7 लाख 8 लाख रुपया आया था, उसमें भी आया था सब। तो आप क्या उसको सांसद बनने के बाद भी कंटिन्यू करेंगे वैसा कुछ? बिल्कुल वही उसी तरह से चलेंगे। हम बोल रहे हैं ना कि उसी जिस ढंग से सुनिए। अब एक मज़ेदार बात सुनिए जी। जब विधायक हुए पहली बार तो 2016 में एक हमारे माननीय विधायक जी ने लॉबी में कहा हमसे कि भाई थोड़ा अब आप अपनी हैसियत का ख्याल रखिए। हमने कहा कि क्या हुआ है भाई हमारी हैसियत को जो हैसियत का ख्याल रखे। तो ना विधायक हो गए हैं, अब रिक्शा चलाने वाला से, जूता पॉलिश करने वाला से, फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला से हाथ मिलाना ठीक नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है। हम बोले कि वही लोग हमारी हैसियत बनाया है, वही लोग बनाया है। हम विधायक रहें या नहीं रहें, लेकिन हम उन लोगों से हाथ मिलाना नहीं बंद करेंगे, ठीक ना। ये कहा उनको। अभी एक प्रचार चल रहा है और वो विधायक जी हार गए। 2020 में हम माने 15 में जीते थे 272 वोट से, 15 में 272 वोट से जीते थे, बिहार में सबसे कम वोट से। और 2020 में जीते 12,000 वोट से। पहली बार गठबंधन में नहीं थे, इस बार गठबंधन में थे। और जो विधायक जी ये नेक सलाह दे रहे थे वो 2020 के चुनाव में चुनाव हार गए। अभी जीते हैं तो कई लोग जो है माने वो तथाकथित भाजपा के लोग ही हैं जो ये प्रचार चला रहे हैं कि आदमी एमपी का स्टैंडर्ड गिरा दिया, एमपी का स्टैंडर्ड गिरा दिया। हमने कहा क्या किया भाई, ये आदमी की गाड़ी कहीं कोई लाव लश्कर नहीं, एक गाड़ी से चलते हम लोग। दोनों विधानसभा चुनाव हम एक गाड़ी से लड़े थे, एक ही गाड़ी से। पहले बार भाड़ा के गाड़ी से और दूसरा बार मैंने विधानसभा से हम लोग कर्ज लेकर के गाड़ी लिए थे। और इस बार भी मैंने एक ही गाड़ी से घूम रहे थे। जब नॉमिनेशन किए तो 2 गाड़ी और लिए, इलाका में ज़्यादा हो जाता था। इस बार ये प्रचार चला रहा है कि आदमी स्टैंडर्ड गिरा दिया एमपी। इस तरह से रहता है कि जो मन वही बीच रास्ता में हाथ देकर गाड़ी रुकवा देता है, दुखड़ा सुनाने लगता है, हाथ में डालने लगता है। तो हमने तो कहा कि भाई हमको इसी स्टैंडर्ड के साथ जिंदा रहना है, और जिनको हमको हमारा ये स्टैंडर्ड पसंद नहीं है वो कृपया हमसे दूरी बना कर चलें। जिनको गरीबों से घृणा है उनका वोट नहीं चाहिए हमको। मेहनत करने वाले लोगों से जिनको घृणा है उनका वोट नहीं चाहिए। आपको लग सकता है कि भाई आपने ये अपने माने मेहनत के पैसा से कपड़ा खरीदा है, लेकिन आपने कपास खेत में पैदा नहीं किया, कपास कोई किसान पैदा किया है। आप सूत काट करके कोई मजदूर बनाए हैं, कोई सिलाई किया है, माने दर्जी कोई सिलाई किए हैं, तब ये हमारे माने कमीज पर शरीर पर कुर्ता पैजामा आया है या हर किसी के आया है। तो क्या उनके प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं है? उनका श्रम हम देख रहे हैं, यहाँ से बैठ करके आपके चैनल पर बैठ कर देख रहे हैं कि कितना कठिन श्रम करते हैं, तो उनके घर में 2 टाइम का चूल्हा जलता है। तो क्या वो हमारी प्राथमिकता में नहीं रहेंगे? वही लोग हैं और उन्हीं की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ आएंगे। सदन चलेगा लोकसभा में, और सदन नहीं चलेगा तो बाहर सड़कों पर, खेत खलिहानों। एक और मुद्दा है पारदर्शिता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर। रिपोर्ट कार्ड जैसी आपने पहल की जी, ये पहल आप सांसद बनते हुए भी ये सुनिश्चित करेंगे? यही पारदर्शिता, यही जवाबदेही? ये दुनिया के हर उस शख्स को जानने का अधिकार है कि अब तरारी विधानसभा का विधायक जो है क्या कर रहा है। जनता ने जिस काम के लिए भेजा उनको, विधानसभा में वो काम कर रहे हैं कि नहीं, विधानसभा के बाहर कर रहे हैं कि नहीं, जो उनको राशि मिल रही है उस राशि का क्या कर रहे हैं। तो हमने रिपोर्ट कार्ड 2 बार छपवाया है। एक बार
3 साल के बाद, एक बार 5 साल के बाद। उसमें विधानसभा में हमने जो भी किसानों के, मजदूरों के, छात्र युवाओं के शिक्षा में, रोजगार से संबंधित, खेती सिंचाई से संबंधित सवाल उठाए थे, सब हमने उसको दिया लिखित रूप से। और उन सवालों पर बाहर में जो आंदोलन हुए, हम कहाँ कहाँ शामिल हुए, और जो राशि मिली उस राशि से हमने किस गांव में सामुदायिक भवन बनवाया, किस स्कूल में साइकिल शेड, शौचालय बनाया, कहाँ पुस्तकालय बनवाया, किस गरीब के मोहल्ले में नली गली की ढलाई करवाई, पूरा लिखित रिपोर्ट। तो लोकसभा में यही बात तो हमने पूछा था, जो पिछले माने 10 वर्षों से थे माननीय सांसद, कि भाई उनको अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए जी। इस पर उन्होंने कहा कि वो के है रिपोर्ट कार्ड मांगे वाला, कौन है रिपोर्ट कार्ड मांगे वाला? ये हमारे यहाँ जो है अरे तरह की भाषा बोलते हैं, माने असंसदीय कहिए, अपमानजनक कहिए भाषा के रूप में लोग देखते हैं। उस वक्त आप विधायक मात्र थे, लेकिन अब लोकसभा क्षेत्र बड़ा दायरा है, उसमें कैसे आप इन चीज़ों को लागू करेंगे? क्या आपकी रणनीति होगी, इस पर भी एक बार देखिए। तो चुनाव जीतने के बाद हमने 15 प्रखंड में धन्यवाद कार्यक्रम किया, वोटर्स को धन्यवाद देने के लिए कि भाई भोजपुर की महान जनता जिन्होंने 46 डिग्री 47 डिग्री सेल्सियस धूप में जान हथेली पर रख कर के चुनाव प्रचार किया, अपने घर से खाकर, अपना तेल पानी लगाकर, ऐसे लोगों को धन्यवाद है। ये जीत उनकी है और इस शानदार जीत के लिए हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। हमारे एक कॉमरेड विष्णुदेव प्रसाद यादव जी चंपारण से आए थे चुनाव प्रचार करने, मोतिहारी से। 30 मई को लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, और उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो सरकार के कहा जाए कि गलत समय चयन के वजह से 30 मई को 60 लोग 62 लोग बिहार में लू लगने से मर गए थे। उन लोगों को भी हमारी श्रद्धांजलि जी। बट पद अब बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है। वो बोले करीब 2000 आवेदन मिले हम लोगों को, ज़्यादा नली गली से ढलाई से संबंधित कई तरह के मामले हैं। तो हम लोग उनका अध्ययन करके विभाग वाइज अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, उनको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो सांसद निधि है वो 5 करोड़ का है साल में। विधायक लोगों को यहाँ बिहार में 4 करोड़ रुपया साल में मिलता है। हमारे यहाँ 7 विधानसभा है, ठीक ना? तो समझिए कि 70 लाख एक विधानसभा में पड़ेगा। तो निधि तो बहुत है, कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो जिस विभाग का मामला है, समस्या है, उस विभाग से हल करवाएं। 80-90 के दशक में आप सामंती उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए, उन विरोध में भाग लिए। तो इन अनुभवों से आपको, आपके जो लीडरशिप है, आपकी जो पॉलिटिक्स है, उसमें आपको कैसे लगता है कि किन तरह के बदलाव, एज अ लीडर आप किन तरह के बदलाव महसूस कर रहे हैं? तो महसूस कर रहे हैं, बहुत भारी बदलाव है। नीचे में जो है वो कहिए कि आज ऐसी स्थिति बना दिए हम लोग, भोजपुर के कुछ गांव हैं अभी ऐसे, लेकिन ज़्यादातर 95% गाँवों में कि लोग इज्जत से, शान के साथ सिर उठाकर चलते हैं। कोई उनका किसी महिला का झोंटा पकड़ करके ज़बरदस्ती नहीं ले जाएगा कि 1 किलो चावल देंगे तुमको दिन भर रोपनी करना है, या तुमको कबरिया करना है मजदूर को। ऐसी स्थिति है। ये कोई नहीं कह सकता है कि जाता है वोट डला जाएगी, हम डाल देंगे। ऐसी स्थिति नहीं है। लोग लड़ जाते हैं। जो 89 में जीते चुनाव रामेश्वर प्रसाद, समझिए कि आज़ादी के इतिहास में 35 वर्षों में कभी लोगों ने वोट का, बैलेट पेपर का मुँह नहीं देखा था। और वहाँ लड़ाई हुई बिहटा में, दनवार बिहटा में, कि नहीं हमारा वोट है, आप काहे डालिएगा। आकर के ज्वाला सिंह के गुंडे पर्ची फाड़ने लगे तो लोगों ने कहा कि नहीं हम वोट देंगे। 2 जनसंहार किया गया वहाँ पर, जनता ने भी प्रतिवाद किया, ठीक ना? तो ये बदलाव देख रहे हैं। वोट डालने का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, हर जगह जो है प्रतिवाद की आवाज़ जो है हमारे ज़िले में या बिहार में या देश में जहाँ कहीं हम मजबूत है, वो मजबूत हुई है और लोगों को उनका हक अधिकार मिल रहा है। लेकिन अभी भाजपा से निपटना है। भाजपा के रहते न रोज़गार मिलेगा, न खेती फ़ायदेमंद होगी, न व्यवसायियों की दुकानदारी चलेगी। इसलिए इस सरकार को, आफत विपत की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसलिए एक बृहद एकता भी कायम हुई है, इंडिया गठबंधन बना। जी, निजी जीवन पर आते हैं आपको। शोभा मंडल जी आपकी पत्नी,
हाँ। अंतर जातीय विवाह आपने किया था, उस वक्त कितना मुश्किल था और किन कठिनाइयों का सामना करना बहुत पड़ा मुश्किल आपको? था। घर वाले माने थे या नहीं? ना घर में भी विरोध था, इनके सुभा जी के भी घर में विरोध था, हमारे भी घर में विरोध था। कहा लोगों ने कि मिठाई की दुकान है, कोई आएगा नहीं मिठाई की दुकान पर, जान जाएगा कि दूसरा जात में ब्याह किया है तो ठीक ना। रिश्तेदारों ने खूब समझाया कि बाल बच्चा का शादी नहीं होगा दूसरे अपने जाति में बिरादरी में। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, तो आप घोषणा कर दीजिए कि हम इसको परिवार से निकाल दिए, तब तो आप सुरक्षित हैं। तो खैर सब लोग फिर समझे और आए, शादी में शामिल हुए, सब एक्सेप्ट किया इस शादी को, इनको भी बहू के रूप में एक्सेप्ट किया। लेकिन घर के लोग, अब तो ये लीडर थी। तो कहाँ मुलाकात आप लोगों की कहाँ हुई थी? हमारे कॉमरेड महेंद्र सिंह झारखंड में विधायक थे और कॉमरेड केडी यादव बिहार के विधायक, ये विधायक नहीं, ये लड़े हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। तो इन लोगों ने आपस में तय किया कि भाई वो भी कार्यकर्ता हैं, लड़ाकू नेता हैं, महिला नेता हैं, कि ठीक रहेगा शादी दोनों की। तो एपवा की मीटिंग थी वहाँ, तो उसी मीटिंग में ये आई थी, हम लोगों को बुलाया गया, हम लोग मिले। इन्होंने कहा कि भाई हम घर में बहू बन के नहीं रहेंगे, माने घर में कि माने अब घर में रहना है, कि हम माने जो काम आप करते हैं वही काम हम वहाँ कर रहे हैं, वो काम कभी नहीं बंद करें। हम लोग तो ऐसा ही साथी चाहिए हमको भाई। तो शादी हो गई, सब पूरा परिवार एक्सेप्ट किया, गए सब लोग, ठीक ना, गए भी। लेकिन अब गौई समाज है, गौई समाज है, तो हम लोग तो पैदल ही लोग जाते हैं अपने दरवाजे तक, गाड़ी में चाहिए, रोड पर उतर के करीब समझिए आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर हम लोग पैदल, ये घूघ तान के नहीं बल्कि अपना घूंघट यहाँ तक रह करके चल रही थी। हम लोग गए, हम लोग पूरा लगा हुआ था। और इसको हमने चैलेंज के रूप में लिया। जिन लोगों ने कहा था कि शादी नहीं होगी, तो उसी साल हम अपनी भतीजी की शादी, एक हमारे कॉमरेड उत्तरदाहा में थे राजानंद शाह, उनके भतीजा से हम लोगों ने बातचीत किया, तय हो गया। और ऐसे ही जैसे हमारी शादी हुई थी, माने बिना माने किसी माने ये के माने जनवादी ढंग से माला डाले, हम लोग सिंदूर डाले, गीत हुआ, खाना हुआ, चले आए हम लोग दुल्हन को लेके। इसके बाद ये भी जम गई यहाँ पर। घर वालों से कितना सहयोग मिलता है? अभी आप काम करते हैं, कितना टाइम दे पाते हैं? घर में तो जाने का वक्त नहीं मिलता है, शादी ब्याह होता है या इलाके में जाते हैं तो दुकान पर बैठ के हम लोग मिठाई खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, ठीक ना। और भाई लोग से बात, तो अब फ़ोन का ज़माना है तो 24 घंटा साथे है। बच्चों को कितना टाइम दे पाते हैं? 2 बेटे 2 बेटियां हैं आप। तो बच्चों की भी परवरिश हम लोगों ने माने जिस तरह से हम लोगों की परवरिश हुई, बच्चों की परवरिश भी उसी ढंग से हुई। और स्ट्रगल कर रहा है छोटा बच्चा, बड़ा बेटा काम करता है, ठीक ना। आरा लोकसभा क्षेत्र पे आते हैं, कृषि वहाँ पे मुख्य, उसके लिए आप क्या क्या प्लान किए हुए हैं? जो आप सदन में भी कई मुद्दे वहाँ से उठाए हैं, तो क्या प्लान है आपका वहाँ उद्योग और कृषि को मिलाकर, जो आपने बात कही थी कि इन दोनों को लेकर तरारी विधानसभा में भी एक औद्योगिक क्षेत्र का के लिए सर्वे करवाए, जमीन भी चिन्हित हुआ कुरमुरी गांव के अगल बगल। तो हमारे दिमाग में है, हम लोग तो इस सवाल को 1984 से उठा रहे हैं, माने अर्थव्यवस्था के सवाल को लेकर, कि जो सोन नहरें हैं हमारे यहाँ में, वो 1857 में जो माने कहा जाए कि बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में माने पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ शाहबाद के रेंज में। उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये एनालिसिस किया कि भाई शाहबाद में लोग बैठे निठल्ले रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, कि यहाँ की ज़मीन जो है बहुत उर्वरक है, अगर सिंचाई की सुविधा हो जाए तो माने ये लोग काम धंधे में लगेंगे। तो सोन नदी जो है, जो माने अमरकंटक से निकलती है, तो इंद्रपुरी में एक बांध बांधा अंग्रेज़ों ने, और वहाँ से 8 जिलों के सिंचाई के लिए माने नहरों की वितरणियाँ निकाली गई, मुख्य नहरें निकली पूरे माने 8 जिला में, जिसमें भोजपुर जिला का भोजपुर है, रोहतास है, माने बक्सर है, कैमूर है, इधर आ जाइए आप माने अरवल है, पटना ज़िला है, उधर में जहानाबाद है, उधर में माने औरंगाबाद है, औरंगाबाद का कुछ माने हिस्सा है, फिर गया का भी कुछ माने पंचायत है। तो दरअसल खेती ही
अगर ये माने हम लोग लड़ रहे हैं कि नहरें बनी थी 100 वर्षों के लिए, कि ये नहरें 100 वर्षों के बाद बेकार हो जाएंगी। तो इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि इसका नाम सुन कर के अंग्रेज़ लोग 1864 में आए थे, माने इसका मुआयना करने की भाई कैसी व्यवस्था है, जिससे व्यापार भी हो रहा है, सिंचाई भी हो रही है और पर्यावरण भी ठीक है। और माने सड़कें भी मिट्टी की ही सड़कें थी, लेकिन रेहचट मिट्टी की, इतनी माने पक्की सड़कों को फेल करने वाली। लेकिन 100 वर्षों में धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद हो गया। जितने लख थे सबका फाटक ढह ढिमला गया, और जितने मेठ थे, पेट्रोल थे, सबकी नियुक्ति खारिज हो गई। अब जो है किसी तरह से नहरें जो है अंतिम सांसें ले रही हैं। तो हम लोगों का था कि भाई बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में बहुत सारा पानी जो है, यहाँ इंद्रपुरी जलाशय की उतनी क्षमता नहीं है कि वो माने पानी को रोक करके रखे। तो एक माने जलाशय बन जाए, अगर मटिहानी गांव है रोहतास ज़िला में, 2 पहाड़ों को जोड़ करके माने एक माने बांध बन जाए, डैम, ताकि जो बरसात का पानी बह जाता है ये अगर माने रोक लिया जाए वहाँ, तो भोजपुर ज़िले में न कभी बाढ़ आएगी न कभी सुखाड़ पड़ेगा। ये स्थिति होगी। इस बार जो बाढ़ आई गंगा में, तो इधर गंगा है, इधर सोन है। सोन नदी ने जब उधर पानी की ज़रूरत नहीं थी, खूब हर्रा करके पानी ठेलता है लोग। एक के बार कोई गाय गया है भैंस चराने के लिए, कोई मछुआरा मछली मार रहा है, गिर गया टापू पर, ठीक ना। तो ये अगर इस पर रोक लगाना है, बाढ़ पर भी, बाढ़ का भी नियंत्रण होगा अगर वो जलाशय बन जाता है, कदवन जलाशय बन जाता है, तो वहाँ से पानी का सिस्टम और नहरों का आधुनिकीकरण होता है, पक्कीकरण होता है। तो ये समस्या का समाधान है, क्योंकि अर्थव्यवस्था 8 जिलों की यही है। अगर ये सिस्टम ठीक कर ले नीतीश जी, बहुत बड़ा योजना नहीं है, 20,000 करोड़ से नीचे की ये योजना है। तो हम समझते हैं कि बिहार में कभी भी बिहार में माने लोग भूखे नहीं मरेगा। पूरा बिहार झारखंड को बैठ करके 8 जिला खिलाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। पहले भी कहा कि खेती से ही हमारा जीवन संचालित होता है। व्यवसाय कोई कल कारखाना नहीं है। डालमिया नगर उद्योग पुंज था, जहाँ सीमेंट फैक्ट्री थी, चीनी कारखाना था, कागज़ का था, सब बंद हो गया। उसको भी चालू करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। फिर इसके बाद नहरों का आधुनिकीकरण और कदवन जलाशय, ये अगर बन जाए तो हम बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगे। तो ये हमारी प्राथमिकता में रहेगी। जब तक लोकसभा के अंदर रहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन मांगों को पूरा करवाएं। इसके बाद आवागमन आता है। हमने तो माननीय रेल मंत्री जी को भी चिट्ठी दिया है कि भाई जो आरा मुंडेश्वरी धाम तक एक माने रेलवे का सर्वे भी हुआ है, उसको पूरा करवाइए। आरा से छपरा तक करवाइए। सिंगल लाइन है आरा सासाराम, उसको बड़ी रेल लाइन में कन्वर्ट कराइए। अगर इतना हो जाता है तो माने कहा जाए कि बेहतर आवागमन की सुविधा रहेगी। अभी हमने रेलवे का निरीक्षण भी किया 26 अगस्त को। बहुत बदतर स्थिति है रेलवे स्टेशन की। माने जितनी तस्वीरें रेलवे की पेश की जाए, बुलेट ट्रेन की, वंदे भारत ट्रेन की, लेकिन जो जनरल ट्रेनें हैं, जनरल ट्रेनों की बहुत ही नारकीय स्थिति है। लोग जो भेड़ बकरी की तरह ठूंस करके आते हैं, कोई 6-6 महीने का वेटिंग है, लेकिन किसी दलाल को पकड़िए, सब तुरंत हो जाएगा काम। तो ये तो सवाल उठाया हमने। तो हम तो जीवन के हर पहलू को उठाना चाहते हैं। जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं, मैं उसी पे आ रही थी कि छोटे कारोबारी, जो खुदरा व्यापारी, आपने इनका जिक्र किया था, उनका उल्लेख किया था, उसके बारे में आप तो हम लोगों ने एक बनाया माने संगठन भोजपुर व्यवसायी संघ, व्यवसायियों का, जिसमें ये पहली बार भारत के अंदर ये प्रयोग हुआ कि व्यापारियों के तो कई संगठन हैं, लेकिन बड़े व्यापारियों के हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स है, फिक्की है, हाँ, ये बड़े पूंजी वालों का है। तो हमने नीचे ग्राउंड लेवल से, जिसमें फुटपाथी दुकानदार, छोटे मझोले व्यवसायी और बड़े व्यापारी भी, कल वो हमारे साथ नहीं बैठते थे, लेकिन आज होलसेलर भी, कपड़ा के होलसेलर, ईंट भट्टा के मालिक, राइस मिलर, फर्नीचर के व्यवसायी, दवा के होलसेलर, सब लोग एक साथ बैठते हैं। भारत का ये पहला संगठन जिसमें हर जाति, हर धर्म के व्यवसायी हैं, जिसमें हर श्रेणी के व्यवसायी हैं। अगर फुटपाथी हैं तो होलसेलर भी हैं, अगर उसमें कपड़ा व्यवसायी हैं तो फल व्यवसायी भी हैं। हर तरह का व्यवसाय करने वाले लोग हैं। हमने 2 बार सम्मेलन किया है, उसको बिहार लेवल पर हम लोग सम्मेलन करने वाले हैं। तो हमने, चूँकि कोरोना काल में कई लोगों ने कहा हमसे, बाज़ारों से, चट्टी बाज़ारों के लोगों के फ़ोन आते थे कि सब आपकी रोगा उठाओ तनी, माने खेत मजदूर के सवाल,
बटाईदार किसान के सवाल, नौकरी के सवाल। हमने के दुकानदार के बारे में के बोली कि हमने के भूखे मरता नहीं जा, कि सब 3-3 बार लॉकडाउन में तो सब बर्बाद हो गई। हम लोगों ने कहा किसी तरह से बीवी का जेवर बनकी रख के हम लोग परिवार को जिंदा रखें, ठीक ना। तो हमारे लिए भी कीजिए। तो हमने तो बिहार विधानसभा के अंदर कई बार इस सवाल को रखा और ध्यानाकर्षण भी दिया पिछले बजट सत्र में कि भाई व्यावसायिक आयोग का गठन कीजिए। नोटबंदी से इन लोगों की हालत ख़राब है, नोटबंदी के टाइम से लॉकडाउन में और हालत ख़राब हुई। और अभी एक आ गया है ऑनलाइन व्यापार। ऑनलाइन व्यापार ने ऑफलाइन व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। आने वाले दिनों में अगर इस पर रोक नहीं लगा तो आने वाले दिनों में जो छोटे कस्बे हैं, चट्टी बाज़ार है या बड़े बाज़ार भी हैं, वो उनके दुकानदार बैठ के माछी मारेंगे बेना से दुकानों पर बैठकर, ग्राहक आएंगे नहीं। तो जो ऑफलाइन व्यापार चल रहा है जिसमें 22 करोड़ लोगों की परवरिश होती है इस माने व्यापार से, ऑफलाइन व्यापार से, माने सरकार को, मोदी जी को वोट चाहिए, उनका भाजपा को उनका वोट चाहिए, लेकिन उनकी रोजी रोटी की चिंता जो है उनको नहीं है। इसलिए हम तो उठा रहे हैं। विधानसभा में भी कोई बीजेपी का विधायक नहीं उठाया कभी ये सवाल, या संसद के अंदर भी कोई किसी माननीय संसद सदस्य को नहीं देखे हम कि भाई व्यापारियों के लिए वो चिंता हो। हम तो देखते हैं जितना चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना है जितना देश में, हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि भाई कोई नया डीएम एसपी आया तो चैम्बर के अधिकारी जाकर उनका स्वागत करेंगे, गुलदस्ता दे करके, चादर दे करके। अब जाने लगेंगे तो विदाई समारोह आयोजित करेंगे। यही दूठों काम है और कोई काम, तीसरा काम नहीं कि किसी व्यवसायी से रंगदारी टैक्स मांगा गया, किसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हाँ, या किसी दुकानदार को उजाड़ा जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर, तो हम उनके पक्ष में जाकर के बोलें, लड़ें, बातचीत करें। अभी एक साथी ने फ़ोन किया कि आरा में चित्र ट्रोली रोड में 22 दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर लगा के ढहा दिया गया। तो फुटपाथी लोग कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे फुटपाथी लोग? फुटपाथी का परिवार है कि नहीं, पेट है कि नहीं, मुँह है कि नहीं, ये सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। अभी पर्व त्यौहार का टाइम है, 2 पैसा कमाने का टाइम था उनके लिए, और आपने बुलडोज़र लगा करके उखाड़ दिया उनको। उनके भोजन की चिंता है, कोई भूख से मर जाएगा तो कौन होगा इसके लिए जवाबदेह? तब ये लोग जाएंगे पहुँचाने के लिए, आटा चावल पहुँचाने के लिए जाएंगे कि भूख से मौत नहीं हुई है, इनके घर में आटा चावल है। तो ये बहुत कहा जाए कि इस तरह की सरकार, ऐसी कातिल सरकार, ऐसी कहा जाए कि जन विरोधी सरकार, ऐसी कॉर्पोरेट पक्षीय सरकार कभी इस देश ने नहीं देखा, जो लोगों के मुंह से रोटी छीन लेना चाहती है। हाथ से रोजगार तो छीन ही लिया, सिर से छत छीन लेना चाहती है, ठीक ना। ये सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। इनका बस चले तो आपके पॉकेट में अगर 10 रुपया है तो वो भी छीन के ये अडानी अंबानी को दे देंगे। यही कर रहे हैं जी। मेरा अगला सवाल ये है कि कहीं भी हम चाय की दुकान पे बैठे या 10 लोगों की बातचीत, जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं उनसे बातचीत करें, तो बोलते हैं कि CPIML जो डोर टू डोर कैंपेन करती है या किसी भी जनसंपर्क करती है, इसलिए करती है क्योंकि कोई स्टार प्रचारक नहीं है, कोई स्टार चेहरा नहीं है। ये चेहरे की बात हमेशा आती है। चेहरा कौन बनाता है? चेहरा जनता ही बनाती है, और चेहरा जनता ही बिगाड़ती भी है। तो जिसका कितना भी खूबसूरत चेहरा हो, CPIML का अगर हम बोले ना कि सब स्टार प्रचारक हैं, सब स्टार प्रचारक हैं। और जनता जिसका चेहरा मैंने चाहे कि बिगाड़ देगी, बिगड़ गया। जो लोग ये दम्भ भर रहे थे कि हम दिल्ली में रह के चुनाव जीत जाएंगे, हैं, और गाली गलौज कर रहे थे अपने वोटर के साथ भी कि माने हम तुम्हारे जैसे आदमी को जूता के ठोकर पर रखते हैं, जूता के नोक पर रखते हैं, उन्हीं लोगों ने उनका चेहरा बिगाड़ दिया। स्टार प्रचारक हमारा घर घर से परिचय है, एक एक घर में जानते हैं। फुटपाथ पर बैठकर हम चाय नहीं पी सकते हैं, लिट्टी नहीं खा सकते हैं, इसको भी इशू इन लोग बना रहा है। हम लोग तो यही करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि MP से होता है जाके बताइए तो फुटपाथ पर बैठ के रिक्शा चलाने वाला से टेम्पो चलाने वाले के साथ बैठ के चाय पी रहा है। वो आदमी नहीं है, उसका शर्म चाहिए, उसका सेवा आपको चाहिए, उसको सम्मान नहीं दीजिएगा आप। कोई रिक्शा चलाने वाले जा रहे हैं, हम गाड़ी पर बैठे हैं, अगर वो हमको लाल सलाम करते हैं, हम गाड़ी रुक के जाके मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो माने ये इसीलिए दिए हैं वोट ना, उनको लोग पहचाने हम प्रणाम कर रहे हैं तो जवाब दे। ये जो हारे वो गरीबों के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते थे, गरीबों के हाथ का छुआ माला नहीं पहनते थे, गरीबों के हाथ का छुआ हुआ आवेदन नहीं लेते थे दरखास्त कि हमारा क्या दुख दर्द है। तो आपको गरीबों का
माने गरीबों से इतना नफरत है, घृणा है, लेकिन गरीबों का छुआ हुआ वोट चाहिए। तो गरीबों ने कहा कि नहीं, हमको एमपी बनाना नहीं है, एमपी बनना है, और एमपी बन करके लोगों ने दिखा दिया। जी, तो वोटरों से जुड़ने का आपका सबसे प्रभावशाली जो उस वक्त तरीका था, उस वक्त क्या था चुनाव के टाइम? हम लोग सुबह 7 बजे निकल जाते थे, 7 बजे निकल जाते थे, और जिस गांव में पहला कार्यक्रम होता था वहीं पर हम लोग चाय पीते थे, वहीं पर 2 रोटी खाते थे। फिर बाद में किसी गांव में भूख लगा तो साथी लोग खाना खिला दिए, ठीक ना। यही तरीका, गांव में मीटिंग करते थे हम लोग, मीटिंग बैठा करके। ये नहीं कि हम खाली अपना सुनाएं या सुन करके चले जाएं, सुना के चले जाएं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या दुख दर्द है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग ऐसा करते थे वो लोग भोगना भोग लिए। और ये हमारे लिए भी शिक्षा है कि जनता अगर आपको आकाश में चढ़ा सकती है तो ज़मीन पर भी पटक सकती है, ठीक ना। अगर आपने जिनके वोटों से माने प्रतिनिधित्व हासिल किया है, अगर आपने उनके वोटों की उपेक्षा की, उनका अपमान किया, उनकी अवहेलना किया, तो वही लोग आपको कान पकड़ के गद्दी से नीचे उतार देंगे। जो लोग रुपया के पहाड़ पर बैठकर सोचते थे कि सुदामा प्रसाद क्या खाकर मुकाबला करेगा, हैं क्या खा करके CPI-ML मुकाबला करेगा, तो गरीबों ने दिखा दिया कि जो रुपया का पहाड़ पर खड़ा है, पतई के ढेर पर बैठा हुआ गरीब आदमी, उसको नीचे ले आकर के पटक दिया। एक और आखिरी सवाल कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार और जवाबदेही की जो कमी है जो राजनेताओं में दिखती है, सवाल ये उठता है कि क्या आखिर में जाकर या कई सालों के बाद क्या ये राजनीतिक जड़ता का शिकार आप भी हो जाएंगे? ये तो भविष्य की बात है, और हमने तो कहा उस समय, उस विधायक जी को भी जवाब दिया कि हम विधायक रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन उन लोगों से हाथ मिलाना गरीबों से नहीं बंद करेंगे, या हम फुटपाथ पर बैठकर मैंने चाय पीना नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन इसी से भ्रष्टाचार नहीं ख़त्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, आप लड़िए, सदन के अंदर भी लड़िए, बाहर भी लड़िए। अभी एक छोटा सा उदाहरण देंगे आपको। पूरा बिहार सरकार का जोर है, अभी एक चिट्ठी जारी हुआ तमाम जिलाधिकारियों को कि मैंने लगाना है स्मार्ट मीटर। हम लोगों ने सदन के अंदर भी रखा कि भाई ज़बरदस्ती मत लगाइए, स्मार्ट मीटर नहीं है, ये खून चूसने वाला मीटर है, स्मार्ट मीटर मत लगाइए, जो लगाना चाहें लगाइए उनको। एक छोटा उदाहरण, एक है मोहम्मद मुस्तफ़ा, वार्ड नंबर 3 जगदीशपुर नगर पंचायत। 18 माह पहले जनरल मीटर था उनके घर में, और 18 माह पहले जाकर के ज़बरदस्ती विरोध कर रहे थे कि नहीं हमारे यही ठीक है, लोग स्मार्ट मीटर लगा दिए। स्मार्ट मीटर लगाए, इसके बाद हम लोग तो सुनते थे कि रिचार्ज का पैसा ख़त्म हो जाने से बिजली कट जाएगी, कि नहीं, उनका चालू रहा। वो देखे कि इतना बिजली बिल बढ़ रहा है, हम कहाँ से देंगे, तो जा करके आवेदन दिए कि भाई हमारा काट दीजिए, लाइन कटवा दिए है। लेकिन मज़े की बात यह है कि माने लाइन कटने के बाद भी उनका स्मार्ट मीटर चालू था, और रोज़ 9,557 रुपये का बिल उठ रहा था। हम जन संवाद लगाते हैं, 15 दिन पर बैठते हैं हम लोग, समस्या लेकर के आते हैं जिले भर के लोग। तो कहा कि भाई ये तो माने 33 लाख का बिल आ गया है। तो हमने कहा कि ठीक है, बात करते हैं। बात किए, दरखास्त लिखे, बिल का कॉपी लिए, SC को भेजे, DM को भेजे, लेकिन कैसा रंग तेरा। फिर वो फिर 16 सितंबर को लगाए थे, तो उसमें आए तो उस समय 34 लाख का बिल हो गया था उनका। इसके बाद फिर बात किए, इसके बाद 9 अगस्त को हम लोग धरना दिए थे इसके लिए आरा में। हम लोग सदन के अंदर भी लड़ते हैं, बाहर रोड पर भी लड़ते हैं। सदन चलेगा तो दिल्ली में रहेंगे, सदन नहीं चलेगा तो जनता के बीच में रहेंगे। यही चीज़ जो है ना, आपने अभी भ्रष्टाचार की बात की या जनप्रतिनिधित्व माने कहा जाए पर नियंत्रण की बात की, ये इसी तरह से होगा। कोई दिल्ली में एक बार ले लिया वोट, अब फिर 5 साल के बाद जाएगा, तो उसे आप क्या उम्मीद कर सकती हैं। वो तो इसीलिए दिल्ली में है कि उसको दूसरा कुछ करना है, वोट लेने के लिए दूसरा बात, पैसा बांटो, दारू बांटो, मुर्गा बांटो, अब बाद में अपना फिर 5 साल आएगा, लोग भूल जाएंगे, जाएंगे, मिलेगा वोट। 4-5 राजनेताओं, सुनिए ना, सुन लीजिए ये बात। तो धरना दिया, तो अभी उनका जो है बिल जो है 26 सितंबर को बिल वो माने जो हो गया था 35,05,114 रुपये का बिल, वो 26 सितंबर को, हो सकता है डेट आगे पीछे हो, कंक्लूड हुआ
1118 रुपया 1718 रुपया में 1718 रुपये में 35 लाख का बिल जो है कंक्लूड हुआ। तो ये स्मार्ट मीटर क्या कर रहा है? हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उनके घर में स्मार्ट मीटर नहीं, 2 अगस्त तक की रिपोर्ट है हम लोग को कि स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। उन पर 6.5 लाख का बिजली का बिल है। तो ये सिर्फ भाषण के लिए है। भाजपा के नेता लगावें पहले अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाएं और जनता को छोड़ दें, गरीबों को, कि भाई जो है आप चाहे तो लगाएं या नहीं चाहिए तो मत लगाइए। अगर इतना ही बढ़िया है स्मार्ट मीटर तो लगाइए। जाके पूछ लीजिए ना, पटना में जहाँ ऑफिस है हम लोग गए थे, मैंने कई दुकानदारों ने कहा कि पहले 7,000 का बिल आता था, अभी 20,000 22,000 का बिल आ रहा है। तो लूट मचा है, लूट लीजिएगा, लूटने दिया जाएगा आपको, महाभारत हो जाएगा। चलिए लगाइए तो ज़बरदस्ती आप स्मार्ट मीटर लगाइए। तो उसी ढंग से जल जीवन हरियाली चला है कि हम माने जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। जिन गरीबों को वायदा किए थे भूमिहीनों को कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, ज़मीन नहीं दिए। गरीब आदमी मजबूरी बस माह मैदान में आहर पोखर के पिंड पर बसा है, एगो चिमकी तान करके एगो झोपड़ी लगा के बुलडोजर पहुंच गया तोड़ने के लिए। हम लोग खड़ा हो गए कि नहीं, ये नहीं चलेगा। पहले हमारे छाती पर चढ़ा कर ले जाइए। विधानसभा में भी कहा कि महोदय ये गरीब उजाड़ो अभियान है, और ये सर्वे भी गरीब उजाड़ो अभियान है। इनका सर्वे इसीलिए हो रहा है कि गरीबों को, हमने कहा कि गरीब आदमी का 100 साल से बसा है मुसहर टोल, 150 साल से बसा है, कागज़ पत्र है, उनके पास घर है, कागज़ें नहीं है, तो उजाड़ दीजिएगा आप? उजाड़ नहीं ना दीजिएगा भाई, देश के नागरिक हैं ना। पहले उनको दीजिए आप 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए, घर बना कर दीजिएगा, चले जाएंगे लोग उसमें। शौक से कोई झोपड़ी में रहेगा, कोई मौत के मुंह में जाएगा समुद्र के किनारे बसने के लिए। सरकार ने तो बयान दिया था कि सूचना दी गई थी कि समुद्र में तूफान आने वाला है, आपका खाली सूचना देना काम है, वैकल्पिक व्यवस्था करना सरकार का काम नहीं है। माने कोई मौत के मुंह में क्यों जाकर बसता है? मजबूरी में बसता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता है, चारा नहीं रहता है। क्या आपने उनके लिए कहीं जगह की व्यवस्था की? क्या आपने उनके लिए आवास की व्यवस्था किया? नहीं किया। आपका काम है खाली सूचना देना, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना, यही काम है। देश चलावे किसान मजदूर और फ़ायदा पहुंचाइए अडानी अंबानी को। इसीलिए बताया किसान मजदूरों ने। और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में सब जगह इनकी माने हार होगी, ये हम लोग माने दावे के साथ कर रहे हैं। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, जहाँ कहीं चुनाव होगा इनको मुंह की खानी है। बहुत देश ने भुगता इनको लेकर के, देश ने बहुत झेला इनको। माने अग्निवीर योजना, नौकरी दे रहे हैं आप, 2 करोड़ रोजगार का वायदा था आपको, तो 20 करोड़ रोजगार का हिसाब लेकर जाना चाहिए था, रिपोर्ट कार्ड कि आपने कितना दिया। 30 लाख पद अभी भी खाली हैं, सरकारी नौकरी 30 लाख खाली है विभिन्न विभागों का। आप वहाँ नहीं भरिएगा, आपको ठेका वाला मजदूर चाहिए, आपको टेम्पररी मजदूर चाहिए, 5,000 वाला मजदूर चाहिए, 50,000 60,000 वाला अस्थायी मजदूर नहीं चाहिए। तो आप किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? आप माने यही कीजिएगा। 20 करोड़ रोजगार का आप देते, लोकसभा चुनाव में आप हिसाब देते रिपोर्ट कार्ड, तो इसका हिसाब नहीं देंगे, खाली गाय गेरू करेंगे। तो जनता ने बता दिया, फिर भी बताएगा। पंचायत चुनाव में इनको बताया जाएगा, बता रही है जनता। लोकसभा विधानसभा चुनाव में आने वाले दिनों में और जहाँ चुनाव होगा इनको हराया जाएगा। ये हारेंगे बुरी तरह से, इसलिए कि इन्होंने देश को बहुत दुख दिया है। बहुत दारुण स्थिति से देश जो है पिछले 10-11 वर्षों से गुजर रहा है, भय और आतंक के माहौल में। विकास क्या है जी? विकास हैं जिन लोगों का घर गंगा के गर्भ में समा गया, उसके लिए हमने 1 जुलाई को सदन के अंदर आवाज़ उठाया। उसके लिए हम 15 अगस्त को जाकर डीएम को फ़ोन किए कि लोग जो है बांध पर हैं, लाइट की व्यवस्था कीजिए। कहा कि गंगा का पानी तो घट रहा है, लोग माने बांध पर क्यों हैं? लेकिन आप आराम में रह करके देखिएगा, घट रहा है पानी, गंगा चाल रही है नीचे से धरती को। और 60 घर जो है भरा करके अचानक, 3 गो मंदिर। भाजपा वाले बहुत धर्म की बात करते हैं, जाकर देखें 3 गो मंदिर जो है गंगा के गर्भ में समा गए। 60 गो घर समा गया, खवासपुर में समा गया, मनी राय के टोला में समा गया, जमैनिया में समा गया। इस भय को दूर करना, उनको शांतिपूर्ण माहौल देना, उनको सुरक्षा देना, उनको रोजी रोटी देना, रोजगार देना, उनकी खेती को बेहतर बनाना, ये सरकार की जवाबदेही है ना। कि सरकार खाली मंदिर बनवाएगी, मंदिर मस्जिद की बात करेगी। हाँ ठीक है, आप कहिएगा तो लोग पूजा करेंगे।
आप कहिएगा तो राम जी का लोग पूजा करेंगे, कोई हनुमान जी को नहीं मानेगा, कोई कृष्ण को नहीं मानेगा, कोई जो है इस्लाम को नहीं मानेगा, कोई गॉड को नहीं मानेगा। आप जो कहिएगा कि जो कहिएगा वही हैं। गाय का गो रक्षा के नाम पर क्या ये लोग चला रहे हैं, और माने गाय का मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से इन्होंने 250 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया, जिसके खिलाफ में हमारा 10 रुपये का बॉन्ड था, जनता का बॉन्ड। तो ये सब जनता के बीच फूट पैदा करने के लिए, जनता को बांटने के लिए और पूरा देश लूट करके अडानी अंबानी के यहाँ पहुँचाने के लिए इनकी तमाम नीतियाँ चल रही हैं। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, अभी करेंगे, लोकसभा के अंदर करेंगे, बाहर करेंगे और आने वाले दिनों में करते रहेंगे। हर राज्य में इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। बहुत सह लिया इस देश में। अगला सवाल मेरा, कुछ राजनेताओं का मैं नाम लेती हूँ, आप 1 से 2 लाइन में उनका बताइए कि आप क्या सोचते हैं। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव युवा नेता हैं और महागठबंधन की सरकार ने 17 वर्षों में जो 5 लाख रोजगार दिया, हम लोग तो लंबे समय से मांग कर रहे थे बिहार के अंदर, हमारी पार्टी भी सड़कों पर भी, सदन के अंदर भी। लेकिन वो महागठबंधन की सरकार बनी तभी 5 लाख रोजगार मिला, या जातीय गणना हुआ बिहार में, या फिर उसी सरकार ने आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया, जिस पर हाई कोर्ट ने अभी रोक लगाया है। और उसी सरकार ने घोषणा किया था कि जिनकी आमदनी 6,000 रुपया मासिक है, वैसे 94-95 लाख लोगों को हम स्वरोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देंगे। उसी सरकार ने किया था। अब बीजेपी वाले वाहवाही लूट रहे हैं या जदयू के लोग कह रहे हैं, तो ये लोग तो मिलकर सरकार चला ही रहे थे भाई। फिर आपको नहीं पता था कि यहाँ रोजगार है? 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, या उसको एजेंडा में हम लोगों ने महागठबंधन के घोषणा पत्र में शामिल किया, तो यही नीतीश जी ने कहा था कि रोजगार कहाँ है, रोजगार अब पैसा कहाँ से आएगा। लालू जी उस समय जेल में थे कि पैसा क्या इसका जेल में बंद बाप लाएगा, हैं? तो नेता इस तरह से बोलेगा, रोजगार कहाँ से आ गया? क्या लोग 5 लाख लोग फोकट में खट रहे हैं, फ्री में नहीं ना खट रहे हैं? इतनी त्वरित गति से एक दिन में बने 1,22,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र हैं, परीक्षा फल, नियुक्ति पत्र और नौकरी 1 महीना के अंदर। तो ये तो चला रहे थे सरकार भाजपा के साथ मिलकर के जदयू के लोग। क्यों नहीं जातीय जनगणना करवाया? या जातीय जनगणना के पक्ष में है भाजपा के लोग, जदयू के लोग, तो यहाँ माने दबाव डालें, कहें मोदी जी को कि आप करवाइए पूरे देश में जातीय गणना। 1931 के बाद कोई गणना ही नहीं हुई देश में। आपको खाली भेड़ बकरी का कराना है, घर घर घूम के, किस घर में कगो सुगा है, कगो बिल्ली है, कगो खरगोश है, आदमी कितना है, किस जाति का, उसकी क्या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत है, ये नहीं पता कीजिएगा। आप गुलाम बनाइएगा, हम लोगों को गुलाम बना करके माने खटवाइएगा, सस्ता श्रम लीजिएगा। ये करवाए। अगर ये इनका काम है, ये इनका किया हुआ है जातीय गणना या आरक्षण की सीमा बढ़ाना, या माने 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया, तो ये करवाएं यहाँ केंद्र में, करवाएं ना भाई। काहे नहीं करवा रहे हैं? कौन रोका है? हम लोग तो किए, वहाँ प्रदर्शन भी किए। शीतकालीन सत्र में इंडिया गठबंधन के तमाम लोग थे, वहाँ बाहर में प्रदर्शन किए मकर द्वार पर कि आप जातीय गणना करवाइए, और जिस जाति की जो संख्या है उस संख्या के हिसाब से माने जीवन के हर क्षेत्र में उनको आरक्षण दीजिए। आप ये आरक्षण ख़त्म करने का बात दिमाग में लाइएगा भी नहीं, और नहीं तो महाभारत हो जाएगा पूरे देश में। बाबा साहब का संविधान ख़त्म कीजिएगा, लोकतंत्र ख़त्म कीजिएगा, हैं, आरक्षण ख़त्म कीजिएगा, महाभारत होगा पूरे देश में अपने अधिकार के लिए। इसी अधिकार के कारण जो है आज गरीब आदमी का बच्चा जो है, माने अब देखिए JNU की क्या स्थिति ये लोग बना दिया। जहाँ JNU को सब माने मिलता था वित्तीय सहायता, बंद कर दिया तमाम यूनिवर्सिटी का कि आप स्वायत्त हैं, आप अपना संसाधन से खर्चा चलाइए, प्रोफेसर का महीना दीजिए, या फिर छात्रों की पढ़ाई का फीस भरिए। फीस महंगा कर दिया, ज़मीन लीज पर दे रहे हैं। इस तरह से चलेगा? VC कौन है, क्या क्वालिटी है उनकी जिनको ये VC बना रहे हैं? क्वालिटी है चरण वंदना है। कौन संघ परिवार का चरण वंदना कर रहा है, उसी को ये VC बनाएंगे। पहले तो एक माने जूता पॉलिश करने वाले का माने बेटा भी सोचता था कि हम वहाँ पढ़ करके JNU में DMSP बन जाएंगे। अब ये बनने देंगे? नहीं बनने देंगे।
शिक्षा को जितना महंगा कर दिया है, या हर जीवन का हर क्षेत्र इतना जटिल कठिन बना दिया है, ये बहुत बहुत अत्याचार किया है इन लोगों ने देश के साथ। जी, अगला नाम कन्हैया कुमार का, और कहा जा रहा है चुनाव के दौरान पूरे टाइम ये डिस्कशन में रहा कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे, कोई सीट मिलने वाली है कन्हैया कुमार को। फिर कहा गया कि लालू यादव की महत्वाकांक्षा, इसके कारण वो आए, दिल्ली से चुनाव लड़े। क्या कहना है आपका इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमारा विषय नहीं है। कन्हैया कुमार लेफ्ट की तरफ से, ये हमारा विषय नहीं है। उनकी पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ाएगी, जिस पार्टी में है वो अंततः तो उसी पार्टी को तय करना है ना कि वो पार्टी कहाँ से। तो आपको लगता है कि लालू यादव, हम तेजस्वी यादव को आगे लाने के लिए ना ये सब, और बाकी युवा चेहरे को थोड़ा पीछे कर रहे हैं, गठबंधन की सरकार है अब। ये कोई बात नहीं है। जिसके अंदर जो क्वालिटी है तो क्वालिटी रहेगी। वो कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में आने के बाद कन्हैया कुमार पर आप कहिए। हर किसी के बारे में ये बात है कि वो विधानसभा और लोकसभा के अंदर जा करके ही जनता की सेवा करें। हम तो माने नहीं थे विधानसभा के अंदर। हम लोग 1979 में घर बार छोड़े, 79 से लड़ रहे थे, हार रहे थे, लड़ रहे थे, हैं, जेल भी रहे, 5 साल जेल में भी रहे। हम लोग को फंसा करके सामंती ताकतों ने हमारे गरीब गुरबों की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए झूठों मुकदमों में जो भी हुआ फंसा करके जेल में डलवाया, मारने के लिए ग्रेनेड चलाया, गोली चलाया, जेल में सेल में बंद करके लाठी से पिटवाया। तो क्या माने वो जनसेवा नहीं है, जनसेवा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, लेकिन चुनाव तक ही सिर्फ माने इन चीज़ों को नहीं देखा जाए। एक बृहत्तर एकता कायम हुई है। भाजपा आज ऐसी माने महाप्रलय कहा जाए कि महाप्रलयकारी सुनामी है, बाढ़ है, और जिससे निपटने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आने की जरूरत है। आपके हिसाब से वो राजनेता के तौर पे कैसे हैं कन्हैया कुमार? क्यों नहीं है राजनेता? कैसे राजनेता हैं? ठीक है, अच्छे वक्ता हैं, जुझारू भाषण होता है, नारा भी खूब शानदार लगाते हैं, छात्रों के लिए लड़े हैं, अच्छे हैं हमारे नज़र में, मिले हैं। हमारे ही मैंने बिहार के हैं, बेगूसराय के हैं, उनके घर पर भी गए हैं, ठीक ना, उनके घर पर भी हम गए हैं। उनके पार्टी मैंने घर पर जा कर के हम लोग चाय पानी पिए हैं, बैठे हैं 1 घंटा। उनकी माता जी से भेंट हुई है। पप्पू यादव को लेकर बताइए। क्या पप्पू यादव क्या है, सांसद है? बस इतना ही कहना है, सांसद हैं। हाँ, देखिए जिस दूसरे दल के मामला पर हम क्या बोलेंगे। दूसरे दल का जो मामला है वो उनके दल का है, वो दल तय करेगा, दल सर्वोपरि है। ऊपर गठबंधन का, गठबंधन को कोई और इंडिपेंडेंट और चुनाव लड़े, नहीं बोलना चाहिए। मैंने दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये राजनेता के तौर पे मैं पूछ रही हूँ कि राजनेता के तौर पे वो कैसे हैं? ग्रास रूट में रहते हैं, लोगों की आवाज़ माने हैं, वो बनते हैं, कई बार जीते हैं, जीत कर आए, लोकसभा के अंदर भी मुखर होकर। बिहार की राजनीति में नया नाम प्रशांत किशोर। अब ठीक है, प्रशांत किशोर हैं, सबको लोकतंत्र है, लड़ने का अधिकार है, लड़े क्या कहेंगे? आपकी मुस्कान कुछ और कह रही है, आप जो कह रहे हैं कुछ और उनके बारे में बताइए कि प्रशांत किशोर राजनेता के तौर पर। लेकिन हम लोग कहीं उनका ये नहीं देखे कि वो आंदोलन की बात करते हैं। हमारे जीवन का ये फलसफा है। हमने रहीम कवि के इस दोहे को अपने जीवन में ग्रहण किया है कि रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, और मुँह में डंडा डाली के जो चाहे सो ले। रहीम कवि कहते हैं कि अगर कुम्हार भाई लोग चाक पर मिट्टी का धोंधा रख के प्रार्थना करें कि हे चाक देवता हमको 2-4 ठोप पतुकी दे दो, पतुकी छोटा घड़ा दे दो, तो चाक टस से मस नहीं होगा। पतुकी कौन कहे, एक छोटा दियरी नहीं देगा, दिया, मिट्टी का दिया। लेकिन कुम्हार चाक के मुंह में डंडा लगा के जैसे ही तेज़ी से घुमाते हैं, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं, गर्दन में हाथ लगाते हैं, तो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। तो हमने जीवन में इस चीज़ को सीखा है, रहीम कवि से बहुत सीखा है। और हर जगह हम लोग बोलते हैं कि लड़ी हुई माने पूरी दुनिया हमारी है, श्रम से इस सृष्टि का श्रृंगार हुआ है। सृष्टि आगे बढ़ी है श्रम से। श्रम करने वाले लोगों ने, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, सब लोगों ने। वो भी तो किसान और मजदूरों की ही बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने इस संसार को स्वर्ग बनाया है, लेकिन उनको नरक में रहने के लिए जगह मिला है, और उस नरक में भी इनको शांति से रहने का अधिकार नहीं है गरीबों को, ठीक ना।
नहीं है अधिकार, बराबर अतिक्रमण, सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर उनकी झोंपड़ियों पर बुलडोज़र चलता है। तो हम इसके विरोधी हैं और लड़ करके हम लोगों ने लड़ करके ही ये जो 35 लाख का बिल है उसको मैंने 1718 रुपया करवाया, लड़ करके। ये लोकसभा से नहीं हुआ। लोकसभा में जो बोले हम, तो जो भी बोलते हैं हम लोग, सरकार क्या कर रही है इसकी सूचना नहीं मिलती है। एक को मिलता है कागज़ कि आपने ये बोला और ये बात भेज दी गई है मंत्रालय में, लेकिन मंत्रालय इस पर क्या कर रहा है, क्या करेगा मंत्रालय, ये जवाब देना चाहिए माननीय सांसदों को कि आपके सवाल पर ये सरकार ने संज्ञान लिया, नहीं दिया। तो हमने इस सवाल पर वहाँ भी लड़ाई लड़ा, बाढ़ के सवाल पर उठाया सवाल, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ भी उठाए, और हम लोगों ने 25 तारीख को धरना दिया डीएम की यहाँ। ये बिजली वाला सवाल पर 13 अगस्त को धरना दिया। तो हम सदन के अंदर भी लड़ेंगे, सदन के बाहर भी लड़ेंगे। लोकसभा का सत्र चलेगा तो दिल्ली में रहेंगे, लोकसभा का सत्र नहीं चलेगा तो जनता के कंधा से कंधा मिलाकर 12 महीना 24 घंटा हम लोग हर सुख दुख में शामिल रहेंगे और उनके गरिमामय जीवन के लिए लड़ेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बेबाकी से कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। आपकी पार्टी और आपके विचारों को जनता से जितना समर्थन मिलता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। जनता की आकांक्षाएं आपसे है। आपके प्रयासों में समर्पण की कमी नहीं दिखती, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब इन विचारों को वास्तविकता में बदलकर जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतारा जाए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9।